तो फर्स्ट थिंग, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, वैसे तो आप सुने होंगे कि हिस्ट्री का मतलब होता है कि पास्ट की जो घटनाएं हैं उसका एक सिस्टमैटिक स्टडी, लेकिन हिस्ट्री इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये देखेंगे तो किस शब्द से बना है हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है ना, ग्रीक वर्ड होता है हिस्टोरिया, ये ग्रीक वर्ड, इस शब्द से हिस्ट्री शब्द बना हुआ है। और हिस्टोरिया का मीनिंग होता है इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, जानना, मतलब हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी। तो हिस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप पास्ट में जाकर के इंक्वायरी करना चाहते हैं कि आज से 5000 साल पहले किस तरह का शासन व्यवस्था था, आज से 10,000 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, आज से 7,000 या 70,000 साल पहले लोगों का आईक्यू लेवल क्या था, वो कितना जानते थे, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं, तो ये सब क्या है ना, इंक्वायरी है। जो आज का मनुष्य या आज के जो हम लोग हैं प्राणी, ये पास्ट में जा करके या पास्ट से हम लोग जानना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, तो जो भी सब्जेक्ट हमको ये हेल्प करेगा कि पास्ट में जाकर के हम तरह तरह का आंसर्स ढूंढें, उसी सब्जेक्ट को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो हिस्ट्री जो है ना, एक मदर है सब्जेक्ट्स का, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि आप जानना क्या चाहते हैं पास्ट में जाकर के, क्योंकि पास्ट में जाकर के तो अनगिनत चीज़ें ना जानने के लिए। पास्ट में जाकर के कोई जानना चाहेगा कि पहला तो कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वहाँ पे किसी भी समय में। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड है ना, अभी नहीं लिखना है, अभी 5 मिनट रुक जाइए फिर हम लोग लिखेंगे उसको। जैसे 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड है, 6th सेंचुरी बीसी मतलब हो गया कि ईसा के जन्म से, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से 6 सेंचुरीज पहले, इस पीरियड में कितने तरह का सवाल आप जान सकते हैं। मतलब ये जो समय चला होगा, जैसे आज का 2025 चल रहा है वैसे ही चल रहा होगा, आज जो घटनाएं हो रही है वैसे ही उस समय भी हो रही होंगी। हाँ, एआई नहीं आया होगा या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं आया होगा, वो सब चीज़ें नहीं आई होंगी, लेकिन एक इवेंट्स तो चल रहे होंगे। तो आप कितना कुछ जानना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो भी जानना चाहेंगे वो हिस्ट्री ही आपको बताएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि 6th सेंचुरी बीसी जो कि हमारा पास्ट है, उस समय पॉलिटिकल व्यवस्था कैसा था, माने उस समय के जो ह्यूमंस थे किस तरह से वो बेसिकली शासन किया करते थे। एक ही ह्यूमन कोई शासन करता होगा बाकी सारे लोगों के ऊपर। और भी कई सवाल हम जानना चाहते हैं कि उस समय 6th सेंचुरी बीसी में किस तरह का कल्चर था, लोग कपड़ा कैसे पहनते थे, हेयर स्टाइल कैसा था, ज्वेलरी कैसा बनाते थे, ये भी एक सवाल है। तो ये भी आप जान सकते हैं। तो यानी आप कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं पीछे जाकर के। फिर कोई स्टूडेंट आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हमको दूसरा कुछ जानना है पास्ट में जाकर के। उसका सवाल ये है कि उस समय जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए थे हमको उसका जानकारी चाहिए, तो वो भी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो भी हिस्ट्री ही पढ़ेगा। तो अगर उसको मान लीजिए साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जो डिस्कवरीज उस समय हुए थे, जो साइंस में विज्ञान में बनता था, तो वो जाकर के साइंटिफिक चीज़ें भी जान सकता है, साइंटिफिक चीज़ों का जवाब ले सकता है। कोई और बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं इन सब से हमको मतलब नहीं है, उस समय का जो इकोनॉमी हुआ करता था 6th सेंचुरी बीसी में, कि मोड ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, कि क्या हम लोग सामान के बदले सामान लेते थे या कोई करेंसी का सिस्टम था, या किस तरह का वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम चलता था, वो हमको बताइए। तो वो भी एक सवाल है, वो भी आप हिस्ट्री से ही जानेंगे। तो इसका सवाल ये था कि हमको इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में बताइए। कोई और भी आ सकता है जो इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बारे में बताए कि उस समय का आर्ट, लिटरेचर, कल्चर ये सब कैसे डेवलप हुआ था। अनगिनत तरह के सवाल हैं जो पास्ट में जाकर के पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री का मीनिंग ये है कि जब आप पास्ट में जाकर के इंक्वायरी करते हैं कि बताओ पास्ट, हमको मेरे सवालों का जवाब दो, तो उसी को हम लोग, उस सब्जेक्ट को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ आपको। इतिहास का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि ये सब्जेक्ट पढ़ के पास्ट का आपको पता चल सकता है। अब ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या क्या होगा। तो अब चलिए हम लोग ये डिसाइड पहले ही तय कर लेते हैं कि सिविल सर्विसेज के दुनिया में हमारा सवाल क्या क्या होगा पास्ट में।
मतलब हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और जैसे कोई आपसे कभी मिलता है, कोई स्टूडेंट मिलता है, कोई आपका जूनियर छोटा भाई बहन या कोई भी परिवार का मिलता है, बाहर का मिलता है, अगर आपसे पूछता है कि बताओ हमको 3rd सेंचुरी बीसी का इतिहास बताओ, तो एक्चुअली आप उसको क्या बताएंगे 3rd सेंचुरी बीसी के इतिहास में? जनरली लोग ये करते हैं कि उस समय ये राजा था, उस समय ये रानी थी, ये उसका दुश्मन था, इन लोगों के बीच में ऐसा मतभेद था, मारपीट हुआ, उसने इतना जीता इतना जीता। ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास का सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा। असली इतिहास क्या बताया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने सेगमेंट्स इतिहास के बता पाएंगे उसको। तो अगर आप सिविल सर्विसेज के दुनिया में हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप उसमें इतिहास में, जब भी आपसे कोई पूछे कि हमको 3rd सेंचुरी बीसी का इतिहास बताओ, तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप उस समय का पॉलिटिकल हिस्ट्री बताएंगे, वही राजा रानी की कहानियां। कल्चरल हिस्ट्री भी बताएंगे कि उस समय के जो आम लोग थे, उस समय का जो रूलिंग क्लास था, उसका फूड हैबिट्स क्या था, कपड़े कैसे पहनते थे, हेयर स्टाइल कैसा था, ज्वेलरी कैसा था, वो सारा चीज। साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, तब जाकर के उसका ज्ञान संपूर्ण होगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा एक सिस्टम है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हिस्ट्री बेसिकली मीनिंग सिर्फ यही है। उसको समराइज कर लेते हैं कि हिस्ट्री का मीनिंग पास्ट में जाकर के हमें ढूंढना है सवालों के जवाब। सवाल हम कुछ भी पूछ सकते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी में जब हम आएंगे तो कुछ खास सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछेंगे, ठीक है, और उससे हमारा एग्जाम भी निकल जाएगा और एक ठीक ठाक लेवल का नॉलेज हमको मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा बात कि हिस्ट्री पढ़े कैसे। सो फर्स्ट वाज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, ये हमने समझा। नाउ सेकंड इज हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। कैसे पढ़ें, कैसे। आप में से बहुत लोग होंगे जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, आपके पास कई तरह का टेक्स्ट बुक भी हो सकता है जिसको आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं किया होगा कि आखिरकार आप पढ़ते क्या है उसके अंदर, और हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है। हिस्ट्री को पढ़ने का सिंपल एक सिस्टम है। आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक उठाइए और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो वही बातें लिखा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर वो सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया है या फिर कोई भी नॉर्मल सा एक टेक्स्ट बुक अगर आप उठाएंगे इतिहास का, तो क्या लिखा है उसके अंदर। जैसे आप जाएंगे तो एक पेज बना होगा और यहां लिखा होगा मान लीजिए वैदिक एज। सपोज कीजिए एक चैप्टर है वैदिक एज का चैप्टर, तो शुरुआत में छोटा सा एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में वैदिक एज का इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि वैदिक एज बेसिकली कहते किसको हैं, इस समय क्या क्या हो रहा था, छोटा सा चीज इंट्रोडक्शन। उसके बाद वो लोग वही शुरू करते हैं, पहला कि उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था वैदिक एज का। इसमें सारी बातें लिखी होंगी कि वैदिक एज में जो था एक ट्राइबल तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था। राजा जो था वो कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हुआ करता था, एक छोटे कबीले का सरदार हुआ करता था। राजा मैंडेटरी टैक्स ले भी नहीं पाता था, वो लोगों के द्वारा दिए गए दान पे डिपेंड करता था। ये सारा कुछ आपको दिखेगा यहाँ पॉलिटिकल कंडीशन में। पॉलिटिकल कंडीशन में और भी दिख सकता है कि असेंबलीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था उसके बारे में, कौन से लोग वहाँ पे किस पोस्ट पे बैठा करते थे, वो सब कुछ। फिर आप देखेंगे एक पेज में मान लीजिए पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, दूसरा पेज चैप्टर जब देखेंगे, इसी चैप्टर में जब दूसरा पेज ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि सोशल कंडीशन ड्यूरिंग वैदिक एज या सोशल कंडीशन ड्यूरिंग वैदिक एज। समाज कैसा हुआ करता था वहां पे, यही ऐसे ही लिखा होता है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो समाज में लिखा होगा कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको लगभग बराबरी का राइट्स दिया जाता था। समाज पैट्रियार्कल था लेकिन महिलाओं का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी उनको मिला करता था। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखा होगा। तो हो गया सोशल कंडीशन। फिर आप देखेंगे कि पैराग्राफ इसके बारे में लिखा, फिर थर्ड पैराग्राफ इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग वैदिक एज। इकोनॉमी के बारे में बताएगा कि उस समय कोई ऐसा करेंसी डेवलप नहीं हुआ करता था
बार्टर सिस्टम से भी लोग काम करते थे। बार्टर मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, इस तरह की प्रणाली। इकोनॉमी में ये लोग क्या प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर में क्या बनाते थे, एग्रीकल्चर करते भी थे या नहीं करते थे, वो सारा कुछ इकोनॉमी में लिखा होगा। फिर आप जाएंगे तो कल्चर कैसा हुआ करता था, तो बेसिकली ऐसे कोई भी टेक्स्ट बुक ऐसे ही लिखा हुआ है आपका। तो इससे हमने क्या सीखा कि हिस्ट्री पढ़ें कैसे। तो हिस्ट्री पढ़ने का ये तरीका है कि कोई भी एक टाइम पीरियड हो, एनी टाइम पीरियड, आप 1500 बीसी भी ले सकते हैं, आप 400 बीसी भी ले सकते हैं, आप 2019 भी ले सकते हैं, मतलब 5 साल पहले, आप 10 साल पहले का इतिहास भी पढ़ सकते हैं, मतलब 2014 का। जो भी मर्जी आप ले लीजिए टाइम पीरियड, उस एक खास टाइम पीरियड पे आपको क्या बताना होगा। पहला कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था यहाँ पे, या पॉलिटिकल हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब हम लोग हिस्ट्री पढ़ने का तरीका खोज रहे हैं। पहला आपको जानना पड़ेगा कि उस समय का पॉलिटिकल व्यवस्था कैसा था। जैसे 2014 में पॉलिटिकल व्यवस्था क्या था कि मोदी जी सत्ता में आ रहे थे, कांग्रेस बहुत दिनों के बाद से सत्ता से बाहर जा रही थी। ये होगा 2014 का इतिहास, स्पेशली व्हेन पॉलिटिकल हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री। और क्या इतिहास होगा कि उस समय और भी क्या क्या चीजें हो रही थी। तो 2014 में जो चीजें हो रही थी वो पॉलिटिकल कंडीशन में लिखा जाएगा। तो पहला चीज सबसे पहले याद रखेंगे हम लोग कि पॉलिटिकल हिस्ट्री बताएंगे किसी भी टाइम पीरियड का, या उसको हम लोग पढ़ते हैं। आपका नोट्स भी ऐसे ही बनेगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या था, सोशल। दूसरा चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोसाइटी, सोशल हिस्ट्री ऑफ एनी टाइम पीरियड। यही कि इसमें विमेन का कंडीशन कैसा है समाज में, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है या नहीं है, मतलब कास्ट सिस्टम है कि नहीं, जो कि आज, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का ये बहुत ही कोर फीचर है जो बाकी समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है यहाँ का जाति व्यवस्था, जो बहुत ज़बरदस्त। आज 3200 के आसपास जातियाँ हैं, और ये जातियों का उत्पत्ति कहाँ से आया, तो हमें देखना होगा कि 2014 में जाति व्यवस्था था समाज में, था, 2019 में था, यहाँ भी था, 400 बीसी में था या नहीं था, वहाँ भी था, 1500 बीसी में था या नहीं था, वहाँ भी था, लेकिन अलग स्वरूप में था। स्वरूप बदल सकता है इसका, लेकिन कास्ट सिस्टम जैसा है वैसा हमेशा से रहेगा, क्योंकि ये डिवीजन है समाज के अंदर, डिविजन्स बना हुआ है। हर समाज में डिविजन्स बनता है, लेकिन भारतीय समाज में है जो उसको कास्ट, पहले वो कर्म के आधार पे होता था, अब जन्म के आधार पे। हमारा जहां जन्म होगा वही मेरा जाति होगा। क्लियर? तो चलिए, कास्ट सिस्टम था या नहीं था, समाज में इनइक्वालिटी है कि नहीं, अमीर गरीब का भेद है कि नहीं, ये सारा कुछ आ जाता है सोशल कंडीशन के अंदर या सोशल हिस्ट्री के अंदर। तो हमने पहला चीज क्या जाना कि किसी भी समय में 1500 बीसी में आप जान रहे हैं, तो 1500 बीसी में पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री। तीसरा चीज है कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री क्या है? फूड हैबिट्स, जो मैंने बोला आपको, कपड़े पहनने का तरीका, ज्वेलरी मेकिंग का तरीका, ज्वेलरी पहनने का तरीका, और क्या हो सकता है यहाँ पे, एम्यूजमेंट का तरीका, किस तरह से अपना मन बहलाते थे वो लोग, ये सारा तरीका यहाँ पे कल्चरल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3। अब चौथा चीज क्या रहा हमारा? इकोनॉमिक हिस्ट्री। फोर्थ, इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी अर्थव्यवस्था वहां पे कैसा था उसके बारे में जानकारी लेना है, कि वहां पे मोड ऑफ एक्सचेंज कैसा हुआ करता था, करेंसी का व्यवस्था, मुद्रा था या नहीं था, इन्फ्लेशन था या नहीं था, बहुत सारी चीजें आपको इसमें जानना होगा। 4 चीजें आप बताएंगे तो आपने लगभग उसको एक इतिहास का बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे दिया। तो इतिहास पढ़ना कैसे चाहिए? इन 4-5 चीजों को देखना चाहिए किसी भी टाइम पीरियड पे कि ये कैसे कैसे है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5वां चीज आप देख सकते हैं रिलीजियस हिस्ट्री, कि धर्म कैसा था वहां पे। आश्चर्य होगा जान करके कि हिंदुस्तान में जो धर्म है और यूरोपियन एरिया में जो रिलीजन है, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। भारत में रिलीजन जैसा कोई चीज नहीं है और यूरोप में धर्म जैसा कोई चीज नहीं है, और धर्म का मतलब रिलीजन होता ही नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या
ज़बरदस्त तरीके का अंतर है। खासकर जेपीएससी में बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आदि धर्म है जेपीएससी में, आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो सरनाइज्म है या आदि धर्म है ये क्या है। तो ये सारा कुछ रिलीजियस हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं और किसी भी टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये सारा कुछ अगर आप बताएंगे तो ये तरीका हुआ हमारा इतिहास पढ़ने का। सिस्टम क्या हो गया कि कोई भी हमसे टाइम पीरियड ले लीजिए और हम लोग उसका इतिहास बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतिहास में यही सब कुछ बताएंगे, एनी टाइम पीरियड, और वहां पे हम लोग आपको इतिहास बता देंगे। तो शुरू जब से भी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, या महाजनपद पीरियड, या मान लीजिए बाद में मौर्यंस का पीरियड, कुषाण का पीरियड, गुप्ता का पीरियड, कोई भी पीरियड में करना यही रहेगा आपको 4-5 चीज। मतलब किसी भी टाइम पीरियड में उसका पॉलिटिकल सोशल कल्चरल हिस्ट्री, इस वाले टाइम पीरियड में वही पॉलिटिकल सोशल कल्चरल हिस्ट्री, इस वाले टाइम पीरियड में पॉलिटिकल सोशल कल्चरल हिस्ट्री। तो कितना आसान है इतिहास पढ़ना, देखिए। अब लोगों को क्या ना सिस्टम नहीं पता है कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए कि हम इतिहास उसको बहुत कंफर्टेबली पढ़ पाए। चलो, तो आसान है ना इतिहास पढ़ना कि सिस्टम क्या है हमारा। हमको कोई भी टाइम पीरियड आप दे दीजिए और वहां का हम पॉलिटिकल सोशल कल्चरल हिस्ट्री आपको बता देंगे। मजा आया? चलिए, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, चलो वो वाला एग्जाम्पल बाद में देते हैं क्योंकि वो अगले सेगमेंट में आएगा। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि ये सारा कुछ कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा काम ये होता है कि बुक में जो दिया हुआ है सिर्फ उतना ही इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वही पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो उसमें जो लिखा है वही हम लोग पढ़ते हैं। एंशिएंट के लिए भी जो भी बुक में लिखा होगा, मान लीजिए आर.एस. शर्मा के बुक में है, उतना ही हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बुक में कैसे लिखा गया है, तो बुक में लिखा गया है रिसर्च करके। उन्होंने भी और भी बहुत सारे बुक पढ़े हैं या और भी स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ा है। मतलब जैसे मान लीजिए रामचरण शर्मा जी हुए, तो वो इतिहासकार हैं, तो उन्होंने कई तरह का बुक, कई तरह का रिसर्च मटेरियल देख करके उसको अपने स्टाइल में एक लिखा है। क्लियर? अब जो लोगों का बुक उन्होंने पढ़ा है उन लोगों ने कैसे अपना लिखा है उसके अंदर, तो देखिए एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो हिस्ट्री सबसे पहले रिक्रिएट किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट वो हम लोग करते हैं। तो उसको मैं समझाता हूँ इस वाले टॉपिक को अच्छे से, तो आपको और आइडिया मिलेगा। तो हमने दो चीज़ें पहले सीखा अब तक। पहला ये कि हिस्ट्री क्या होता है, और दूसरा ये कि हिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। अब जो तीसरा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है कि हिस्ट्री लिखते कैसे हैं, हिस्ट्री बनाते कैसे हैं, उसको सोर्सेस कैसे हम लोग समझते हैं और वो सारा कुछ कैसे करते हैं। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, और इतिहासकारों के भाषा में इसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास लिखा कैसे जाए, हिस्टोरियोग्राफी। इतिहास बेसिकली लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। वो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं इतिहास। आप कैसे बनाएंगे इतिहास? देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि आप यहाँ पे कोई महाराज के यहाँ जाइए, पलामू जाइए, वहाँ पे अगर कोई खंडहर दिखता है, और मतलब आप वहाँ जाकर के पलामू का इतिहास थोड़ा सा बताइए, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कि चलो वहाँ का जो भी खंडहर टाइप का इलाका होगा जहाँ ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई प्राचीन मंदिर है या कोई राजा महाराजा पहले से रहते होंगे, उनका पैलेस है, उनका महल है, अभी खंडहर हो गया, तो वहाँ जाकर के चलो कुछ खुदाई करते हैं। यही करेंगे आप, और क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। जब आप जाकर के कहीं पे एक्सकैवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें तरह तरह का आपको चीज़ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, उसको पूरा रिलीजियसली नहीं ले लेना है। आप गए वहाँ, आपने खुदाई किया, आपको मान लीजिए 2 तरह का बर्तन मिला, है ना, किसी भी साइट पे। एक बर्तन था जो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ था, उसके ऊपर पेंटिंग किया गया था अच्छे से, और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया था उस वाले बर्तन को। ये वैसा बर्तन मिला आपको। और कुछ दूर जाने के बाद, मतलब जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े, एक दूसरे एरिया में खुदाई किया, वहाँ भी बर्तन मिला।
लेकिन वो बर्तन क्या है ना, उतना अच्छा से नहीं बनाया गया था। वो एक मान लीजिए ऐसा ही शेप का था बर्तन, लेकिन नॉर्मली उसको जैसे तैसे बनाया गया था, और मिट्टी में किसी तरह काम चलाऊ बर्तन था, मतलब किसी तरह काम चल जा रहा है उसमें। दो तरह का बर्तन मिलता है, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप ही को बनाना है इतिहास यहाँ पे। अब आप ये दो बर्तन देखते हैं और आपका टास्क है कि इस समय के हिस्ट्री के बारे में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे बर्तन देख करके? चलिए हम बताते हैं क्या लिखेंगे। जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए वो देखा बर्तन तो बोला कि देखो यहां पर दो तरह का पॉटरी यूज होता है, मतलब ये जो सोसाइटी है वेरियस काइंड ऑफ पॉटरी वेर यूज्ड, मतलब अलग अलग टाइप के बर्तन वहां यूज करने का कल्चर था। ये एक व्यक्ति का लिखना है, वो अपने डायरी में लिख लिया, तो उसके हिसाब से हिस्ट्री में यही हो गया कि यहाँ पे एक जो भी सिविलाइजेशन इस समय रहा करती थी, दे वेर यूजिंग मल्टीपल काइंड ऑफ पॉटरीज। एक सिंपल सा चीज हो गया। दूसरा मतलब उसने क्या लिखा कल्चरल हिस्ट्री के बारे में कि यहाँ का सिविलाइजेशन इस तरह का, ऐसा पॉटरी। एक दूसरा बच्चा है वो इसको अलग एंगल से देखता है, सेम चीज को अलग नजरिए से। वो क्या लिखता है कि यहां अगर इस तरह का पॉटरी है तो उसको यूज कौन करता होगा। अगर ये बहुत खूबसूरत सा पॉटरी है, बहुत अच्छा पॉटरी है, तो इसको यूज कौन करता होगा? रूलिंग क्लास, अपर क्लास, हाई क्लास। और अगर ये डैमेज पॉटरी है, थोड़ा सा खराब टाइप का पॉटरी है जो कम कीमती है, तो इसको जाहिर सा बात है अमीर लोग नहीं यूज करते होंगे। कौन यूज करता होगा? इसको आराम से जो मिडिल क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो यूज करते होंगे। तो वो क्या लिखेगा कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, मतलब इस समाज में अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। अब देखिए, जब खुदाई हुआ, आर्कियोलॉजी हुआ, तो मिला तो पॉटरी, लेकिन उससे सोसाइटी के बारे में लिखा गया, सोशल कंडीशन लिखा गया कि समाज में इनइक्वालिटी हो सकता है। तो आपका जो बुक्स आप पढ़ते हैं ना, जो हिस्टोरियंस ने लिखा होता है, वो बेसिकली एक एक पर्सपेक्टिव होता है। हो सकता है एक इतिहासकार के एंगल से ऐसा हो, दूसरे इतिहासकार के एंगल से कुछ और हो सकता है। तो इतिहास में कभी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे तो कोई है एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब अंतिम सत्य कि यही सच था, ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो कोई है नहीं ना जो बताएगा, और जो बताएगा उसका क्या गारंटी, वो तो झूठ भी बोल सकता है। तो आप जस्ट एक सेकेंड पीछे के बात को भी एब्सोल्यूट ट्रूथ में नहीं कह सकते हैं। जैसे ये अभी जो क्लास चला ना, 5 मिनट पहले क्या हुआ, उसको कोई भी जो भी बोलेगा वो उसका पर्सपेक्टिव से बोलेगा कि यहाँ ऐसा क्लास हुआ था, वहाँ ऐसा मारपीट हुआ था। 100% ट्रूथ नहीं होता है वो। तो इतिहास एक कमाल का सब्जेक्ट है, पूरा पर्सपेक्टिव्स का खेल है ये, और आपका इंटरेस्ट जैसा हो आप उसी पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे। आपका इंटरेस्ट मान लीजिए ये मानने में है कि नहीं नहीं हमको इसका बात सही लग रहा है, तो आप वैसे इंसान होंगे। कुछ लोगों को नहीं ये वाला बात ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो वैसा मानेंगे। इसीलिए कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं, कुछ लोग मान लीजिए कैपिटलिस्ट हैं, कुछ लोग सोशलिस्ट है, कुछ लोग और हैं, कुछ लोग ये भगवान को मानते हैं, कुछ लोग वो भगवान को मानते हैं। बस ये पर्सपेक्टिव्स का खेल है कि उनको जो भी सूट करता है उसी तरह के इतिहास को वो एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब ये होता है कि इतिहास बनाया कैसे जाए। तो टेक्निकली कितने टाइप से हिस्टोरियोग्राफी किया जाता है। जैसे पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा अभी यहां, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ के, मतलब आर्कियोलॉजी के थ्रू हम लोग हिस्टोरियोग्राफी कर सकते हैं या इतिहास को बना सकते हैं। दूसरा न्यूमिज्मेटिक्स। न्यूमिज्मेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन। जो सिक्के मिलते हैं ना उसका स्टडी करके आप भी इतिहास बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा सिक्के पे क्या पता चल जाएगा, लेकिन सिक्के से जितना इतिहास मिल सकता है, कभी कभी आर्कियोलॉजी से भी उतना इतिहास नहीं मिलता है। सिक्का भी आर्कियोलॉजी में ही मिलता है, लेकिन सिक्कों का अपना एक साइंस है। जैसे मान लीजिए एक कॉइन है, आपको एक कॉइन हाथ लगा, ठीक है, इस कॉइन के ऊपर मान लीजिए कुशानों का कॉइन है। कुशान कुछ समय के लिए आए थे वो लोग, कुशानाज का ये कॉइन है, मतलब ये सब पोस्ट मौर्यन पीरियड में आए थे, मौर्यों के बाद ये लोग आकर के अपना शासन करते थे। और ये कुशानों के जमाने का कॉइन है, जिसमें एक तरफ
राजा का नाम लिखा है, मान लीजिए कि यहाँ पे राजा का कुछ नाम होगा, ऐसे करके कुछ भी बना दे रहा हूं मैं, उनका लिटरेचर के हिसाब से राजा का नाम है वो लिखा हुआ, और कॉइन के दूसरे तरफ लक्ष्मी और विष्णु का मान लीजिए आकृति बना हुआ है। अब ये हैरान हो गया। अब जो इतिहास बनाने वाला है वो क्या लिखेगा? नॉर्मल आदमी के लिए तो वही है कि भाई चलो एक तरफ भगवान का फोटो है, एक तरफ राजा का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो इतिहासकार है उसके लिए क्या है? बहुत मायने रखता है। इतिहासकार उसके लिए क्या मायने रखता है कि कुषाण जो है ना वो इंडिया के नहीं है, कुषाण आए थे चाइना से, और अगर कोई चाइना से आया है और अगर अपना सिक्का निकाल रहा है तो उसके ऊपर अगर हिंदू देवी देवता का नाम लिखा है या हिंदू देवी देवता का आकृति बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि हिंदुइज्म को वो लोग प्रमोट कर रहे थे। ये है एक एंगल। दूसरा एंगल कि हिंदुइज्म को क्यों प्रमोट कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान का जो 99% इस समय जो आबादी है, दे फॉलो दिस रिलीजन, वो इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। और अगर ये चाइना से आए हैं वहां से, तो इनका संख्या कितना होगा? 0.1%। और अगर इनको रूल करना है बहुत सारे हिंदू लोगों को, तो इनको भी उसके हिसाब से बनना होगा, क्योंकि रिलीजन ही ड्राइविंग फोर्स था उस समय। लोगों का मोटिवेशन रिलीजन से ही मिलता था। आज भी देखिए रिलीजन से ही मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ा ग्रुप अगर आपको इंसानों के अंदर बनाना होगा तो रिलीजन के थ्रू ही आप वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, सिख एक तरफ, सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप्स जो दुनिया में बना सकते हैं आप रिलीजन के बेसिस पे ही बना सकते हैं। क्लियर? एक सेकेंड, कोई आया है? आर वी क्लियर ऑन दिस? बात समझ में आ रही है आपको कितना गहरा 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 ये सब चीजें जाता है? तो कॉइन देख करके एक पर्सपेक्टिव ये था कि चलो ये लोग हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे थे, दूसरे किसी धर्म को नहीं प्रमोट कर रहे थे। दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है सिक्का देख करके ही, क्योंकि इनको रूल करना था बहुत बड़े पॉपुलेशन पे, तो ये लोग इस तरह का कॉइन्स निकाल रहे हैं। इन्होंने खुद भी हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया हुआ था। मान लीजिए तीसरा कोई व्यक्ति है, इसमें एक और व्यक्ति आते हैं, और अगर वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, तो उनका ये कहना होगा कि नहीं, इस तरह के सिक्के का मतलब है ना कि इसके जमाने में बुद्धिस्ट को मारा जा रहा होगा, भगाया जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके सिक्के पे बुद्धिस्ट सिंबल नहीं बना करके हिंदू सिंबल बना हुआ है, और रूलिंग क्लास जिस धर्म को प्रमोट करेगा, पैट्रोनाइज करेगा, उसी धर्म का बोलबाला रहेगा। अशोक के समय में बुद्धिज्म का बोलबाला था, बुद्धिज्म का दबदबा था बहुत ज्यादा। उस समय कोई ब्राह्मणवाद या हिंदुइज्म नहीं चलता था, बिकॉज अशोक परसिक्यूटेड द ब्राह्मण्स। इसलिए ब्राह्मणों ने जो अपने पुराण लिखे हैं अशोक के लिए, उसमें अशोक को शूद्र बताया है, और बौद्धों ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें अशोक के बारे में अशोक को क्षत्रिय बताया है ना? तो ये सारा कुछ होता है इतिहास में, हिस्टोरियोग्राफी में। तो न्यूमिज्मेटिक्स के थ्रू भी आप इतिहास को बना सकते हैं, इतिहास का एक पर्सपेक्टिव उठा सकते हैं। और क्या तरीका है इतिहास बनाने का? तीसरा तरीका, चलो ये दो तरीके हमने देखा, आर्कियोलॉजी, तरह तरह का खुदाई में सामान निकलेगा, उसको देख करके आप इतिहास बना सकते हैं। न्यूमिज्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तीसरा जो तरीका है वो है लिटरेचर, लिटरेरी एविडेंसेस। इनको देख करके भी आप इतिहास बना सकते हैं। लिटरेरी एविडेंसेस कैसे काम आते हैं? अब देखिए, मान लीजिए कोई बहुत पुराना मंदिर है, उसका तहखाना जो है ना बहुत दिन से बंद था, है ना? साउथ का मान लो कोई टेम्पल है, कभी उसको खोला नहीं गया था। अभी भी जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, उसका जो तहखाना है उसमें 8 दरवाजा या 7 दरवाजा था, आखिरी दरवाजा अभी तक नहीं खुल पाया है, क्योंकि उसको किस ताले से बंद किया वही नहीं पता चल रहा है किसी को। उस पर सिर्फ 2 सांप ऐसे करके बने हुए हैं, उसमें न तो कोई ताला है, न चाबी है, न कहीं पर कुछ तोड़ने का जुगाड़ है दरवाजे को, और तोड़ने कोई देगा नहीं। तो वो ताला अभी तक नहीं। मान लो कि फ्यूचर में कभी वो ताला खुलता है, फ्यूचर में वो दरवाजा कभी खुलता है, और उसके अंदर एकदम प्राचीन काल का कोई किताब निकलता है, और उस किताब में लिखा होता है कि किस राजा ने वो मंदिर बनवाया पहली बार, मंदिर बनाने के लिए कहाँ पे जमीन लिया गया, मंदिर बनाने के लिए साइट कैसे चूज किया गया। तो क्या ये इतिहास में एक नया चैप्टर ऐड होगा ना इससे? चलो, अगर मान लो इसके अलावा और भी लिखा हो, मैं बता रहा हूँ लिटरेरी एविडेंसेस से कैसे काम करते हैं। तो उसमें लिखा होगा कि ये राजा ने ये टेम्पल बनवाया, और टेम्पल बनवाने के क्रम में ही उनका देहांत हुआ क्योंकि उम्र हो गया था।
उसके बाद दूसरे राजा आए, उन्होंने टेम्पल में ये चीजें कराई, तीसरे राजा आए, उन्होंने टेम्पल में तो अब देखिए इतिहास में जब कोई इतिहासकार उस लिटरेचर को पढ़ेगा ना, उससे लिटरेरी एविडेंस बना देगा उसको। लिटरेरी एविडेंस से पॉलिटिकल हिस्ट्री लिख सकता है। कैसे? वो लिखेगा कि जो इसका लाइनेज था इस किंग का या इस डायनेस्टी का पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो कुछ इस तरह था, इनके बेटे ये हुए, इनके बेटे ये हुए, इनके बेटे ये हुए। तो लिटरेचर के आधार पे भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे पूना में एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब आप किसी पत्थर पे एनग्रेविंग करते हैं, मतलब छेनी हथौड़ी से लिख करके या किसी और भी तरीके से गड्ढा गड्ढा करके आप नाम लिखते हैं उसके ऊपर। तो पूना में एक कॉपर प्लेट के ऊपर, माने कॉपर का बना हुआ प्लेट है, उसके ऊपर एनग्रेविंग किया हुआ है। उसमें गुप्ता डायनेस्टी के जितने लोग हैं, माने गुप्त वंश के जितने भी लोग हैं, उन सब के डायनेस्टी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। उसी तरह आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप प्रयाग जाएंगे तो एक प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद में, अब तो इलाहाबाद नहीं है, तो प्रयागराज है। वो क्या है? अशोक का एक स्तंभ है, अशोक का एक पिलर है। तो उसके ऊपर बहुत सारा बातें लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया है, बाद में आकर के वहाँ पे जहांगीर ने भी उसके ऊपर लिखवा दिया है बहुत कुछ। तो उसको पढ़ पढ़ करके इतिहास बनाया जा सकता है कि ये किस तरीके से लोग यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि देखिए जो लिखावट रहेगा ना पुराने टाइम में, उसको जनरली रूलिंग क्लास ही लिखता था। आम लोगों का लिखावट सर्वाइविंग नहीं होता, मैंने उतना दिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आम लोगों का स्कल्पचर चल सकता है, लिखावट उतना नहीं चलता है। तो लिटरेरी एविडेंस के बेस पे भी आप हिस्टोरियोग्राफी कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ कुछ तरीके हैं, बट मेनली ये सारे तरीके ऐसे हैं जो हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट में हेल्प करते हैं। मतलब हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास बनाया जा सकता है इन सभी तरीकों से। क्लियर? आज हमने 3 चीजें अभी तक सीखा। 3 चीजें क्या? हिस्ट्री होता क्या है, दूसरा हमने क्या सीखा, हिस्ट्री पढ़ते कैसे, तीसरा हमने क्या सीखा कि हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली उसको लिखा कैसे गया है, उसका हिस्टोरियोग्राफी कैसे किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके सोर्सेस से भी क्वेश्चन आता है कि मतलब किस सोर्स के बेसिस पे आप ये बता रहे हैं कि अशोक ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, किस सोर्स के बेसिस पे आप बता रहे हैं कि अशोक ने ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में काम किया। तो चलिए 3 चीजें हमने सीखा। अब आते हैं जो सबसे जबरदस्त मैं आपको बात बताने वाला हूं, ठीक है? और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ हम ही बताएंगे, बाकी लोग उतना इस पे ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीजों पे। चले आगे बढ़े। चलिए, जबरदस्त बात क्या है कि अब आते हैं हम लोग चौथे टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछ दे कि अच्छा बताओ इतिहास कितना पुराना है ना, मतलब हमें पढ़ाई के रूप में या जानने के रूप में कितना पुराना बात जानना चाहिए, तो उसका क्या जवाब है? मेरा सवाल समझ गया आप लोग? अगर आपसे कोई कहे कि आप हमको एकदम सबसे पुराना इतिहास बताइए, तो किस टाइम पीरियड का इतिहास आप उसको बताना चाहेंगे? तो मैं एक लाइन बनाता हूं, उसको देखिए। जैसे ये जो लाइन है ना पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे आज 2025 है, ठीक, ये आज का समय है, लाइन का एक छोर जो है आज है। अब जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, मतलब आप समय में पीछे जा रहे हैं। ये आज से 100 साल पहले है, मान लीजिए वो 1925 है, और पीछे जाइए कोई 1825 है, मतलब ये इस तरह का रेखा है। अब इस रेखा पे कितना पीछे जाया जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये तो कोई सीमा ही नहीं है। कोई है जो इससे मान लीजिए 5000 साल पहले चला गया है, मतलब वो 3000 BC में पहुंच गया है। कोई 0 में पहुंच गया, मतलब 0 मतलब फर्स्ट ईयर जो है वो जीसस क्राइस्ट का जन्म का साल है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर वहीं से शुरू होता है जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है? तो 0 से वो पीछे पहुंच चुका है। और कितना पीछे जा सकते हैं आप? कोई है जो मान लीजिए, अगर मेरे से कहेंगे तो मैं तो बड़ा इंटरेस्ट लेता हूं ये सब में, तो मेरे लिए जैसे 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मैच्योर पीरियड है एक तरह से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके पीछे क्या है? तो 7000 BC या 8000 BC में
पहली बार एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ एग्रीकल्चर का सबूत मिलता है। इराक के तरफ इलाका है, इराक और सीरिया के तरफ जो इलाका है, वहाँ मेसोपोटामिया नाम का शहर, वहाँ भी एग्रीकल्चर होता था। तो ये सब वो टाइम है जब पहली बार दुनिया में एग्रीकल्चर कहीं पे शुरू हुआ। और कोई बोले पीछे जाने, कोई हमको बोलता है नहीं 5 लाख साल पीछे जाइए, 5 लाख साल पीछे, और यहाँ का इतिहास हमको बताइए। तो यहाँ का इतिहास भी बताया जा सकता है। कोई बोला नहीं हमको 100 करोड़ साल पीछे का इतिहास जानना है, 100 करोड़ ईयर्स, मतलब 100 CR। तो यहाँ का भी इतिहास बताया था, 10 बिलियन साल पीछे हो गया। और कितना पीछे जा सकते हैं आप? तो अगर इस लाइन में पीछे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो कोई अंत ही नहीं है, जब तक कि ये लाइन कहीं रुक नहीं जाए। तो आप बस सोच के देखिए ये लाइन पीछे की तरफ जाके कहाँ रुकता होगा। अब ये जहां रुकेगा इसका मतलब इन्फिनिटी पे नहीं जाता है सानिया कुमारी। इन्फिनिटी का क्या डिफिनेशन है? इन्फिनिटी तो ये होता है। इसीलिए हमको बात करने में क्लास में बहुत मजा आता है। सॉरी लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंटिस्ट है, हम भी गलती करेंगे, आप भी गलती करेंगे, है ना। क्लास में सॉरी थैंक यू कुछ नहीं है, क्लास में बस बोलना है, यहाँ जो मन में आया बोलना है, जो मन में आया नहीं, मतलब जो सवाल किया गया उसका जवाब देना है, ठीक है। जितना मर्जी, जितना आप आराम से जवाब दे सके उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, इन्फिनिटी जो है वो कुछ नहीं होता है। इन्फिनिटी क्या है? 0/0 इन्फिनिटी होता है। ये सब तो बचकानी बातें हैं। ये लाइन इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि दुनिया अगर ऐसा चल रहा है, चांद तारा ब्रह्मांड ये सब अगर आज ऐसा है तो कभी ना कभी तो बना ही होगा। अगर आसमान में आपको तारा टूटता हुआ दिखता है ना, बेसिकली वो तारा टूट नहीं हो रहा, तारा डेड हो रहा है, उसका लाइट खत्म हो रहा है। तो अगर तारा मर सकता है तो तारा बना होगा कभी ना कभी। और जो भी चीज आपको नजर आ रहा है वो अगर आज दिख रहा है तो एक टाइम में मिटेगा जरूर। समझ में आया? तो ये लाइन कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा जरूर। तो ये लाइन वहां रुकता है जहां से समय का जन्म होता है, उसके पहले समय भी नहीं था। तो हमारे लिए कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। तो ये लाइन मान लीजिए एकदम पीछे आते गया आते गया आते गए आते गए आते गए, तो ये वो पीरियड है जहां आकर के समय का जन्म होता है। ये कितने साल पहले हुआ था? तो समय का जन्म हुआ था 13 अरब साल पहले। 13.8 बिलियन साल पहले समय बना था पहली बार। उसके पहले समय नहीं हुआ करता था। तो हमारा जो पूरा अगर कैलेंडर बना दिया जाए इसका पूरा, तो हमारा जो कॉस्मिक कैलेंडर है वो 13.8 बिलियन साल पुराना है। और ये किस थ्योरी ने बताया था? उस थ्योरी का नाम आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। सुने हैं ना नाम? बिग बैंग थ्योरी ये है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के लिए बनाया गया थ्योरी। और इसी थ्योरी ने बताया कि यूनिवर्स जो है आज से 13.8 बिलियन साल पुराना है। तो इसका मतलब 2025 से पीछे का पूरा घटना जो है वो एक इतिहास है, ठीक है। अब इस इतिहास में आपको चूज करना है कि आप कहां का इतिहास पढ़ना चाहते हैं। आप हमको बोलेंगे तो यहां से लेकर के वहां तक के किसी भी पॉइंट का इतिहास में आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक। आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब से समय बना है, जब से ब्रह्मांड बना है, वहां से लेकर के वहां तक में किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह का इतिहास आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? मजा आया सुन के आपको कि अरे ये कैसे हो गया भाई? चलो ये भी हो सकता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक सिस्टम बताता हूं कि कैसे यूपीएससी का जो सारा सब्जेक्ट है ना इसी पूरे लाइन पे टिका हुआ है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो इतिहास ही है। और यूपीएससी के जो सारे सब्जेक्ट है ना वो सजा सकते हैं आप इसी लाइन पे आराम से।
मतलब उतने ही सारे सब्जेक्ट के आधार पे आप ये पूरा लाइन पढ़ सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दोनों ओर छोर पता हो, वो तो भगवान ही है ना फिर। तो आपको ये जो सिलेबस है ना, ये पढ़ने के बाद एकदम गॉड लाइक ही फीलिंग आएगा कि हम सब कुछ जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर के अब तक। ये हमारा पास्ट है और इसको कहते हैं करंट अफेयर। जो अभी घटनाएं हो रही हैं, करंट अफेयर यहां पे आता है। करंट अफेयर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। करंट अफेयर कोई मार्स से आया हुआ कंसेप्ट नहीं, मंगल ग्रह से कंसेप्ट आया हुआ नहीं है। करंट अफेयर का सिंपल सा मतलब है कि आज जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट है, तो पॉलिटी तो आज का बनाया हुआ सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी तो हजारों सालों से है। तो पॉलिटी के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा होगा, उसके अंदर जो तुरंत हुआ होगा, वो चीज करंट अफेयर है। विज्ञान आज का नहीं है, विज्ञान हजारों साल से चला आ रहा है। विज्ञान में आज कुछ नया बन रहा होगा, मान लीजिए एआई में कोई एक व्यक्ति नया कोड लिख देता है, नया तरह का लर्निंग करा देता है एआई को, और कुछ अलग सा वो डिजाइन बना के लेके आता है। कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से कुछ ऐसा कर देता है कि कोई हवा में ही लिख पा रहा है ना। जैसे ये पेन मैंने ऐसा डिजाइन कर दिया कि एयर के पार्टिकल को आयोनाइज कर देता है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना तो आपको हवा में ही आयोनाइज, वो जलता हुआ ग्लो करता हुआ दिखेगा, कोई हवा में ही लिख दे रहा है। तो ये तो नया इन्वेंशन है, ये करंट इवेंट हो जाएगा। चीज वो पुराना है, हजारों सालों के चीजों में अब जो परिवर्तन हो रहा है, अब जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसको ही हम लोग करंट इवेंट कहते हैं। उसमें एक भी चीज नया नहीं बना सकता। इंसान क्या नया बनाएगा? सब कुछ चलता चला आ रहा है। तो चलिए, यानी करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है ना, वो यहां फिक्स हो गया। अब चलिए मैं दूसरा सब्जेक्ट को फिक्स करता हूं यहां पे। जैसे देखिए, अगर कोई जानना चाहता है कि 13.8 अरब साल पहले का इतिहास आप हमको बताइए, तो अगर मैं उसको एकदम एक हवाई जहाज, ऐसा कल्पना का हवाई जहाज है वो, उसमें ले जाके दिखाऊंगा कि देखो इस समय का दुनिया कैसा था, तो उस समय का दुनिया पता है कैसा दिखेगा? उसको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि मैटर जो है ना, हमारे आसपास जो मैटर होता है, वो अस्तित्व में नहीं आया था। जब तक कोई चीज मैटर के फॉर्म में नहीं आ जाएगा, वो हमको दिखेगा नहीं। और मैटर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका ठीक तरीके से एक एटम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहना। मतलब कि जैसे है ना, कोई भी एटम लेंगे, आराम से रहिए, इतिहास ही है ये, लेकिन साइंटिफिक हिस्ट्री है, उसको समझिए धीरे धीरे। ये जो है ना एक एटम है। एटम मतलब ये जो पेन है, मैं इसको तोड़ता हूं, कितना बारीक आप कर सकते हैं, कितना छोटा आप बना सकते हैं। सबसे छोटा जो पार्ट निकलेगा वो एटम है। लेकिन एटम एक्चुअल में सबसे छोटा नहीं होता, उसको भी तोड़ा जा सकता है। एटम को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? अगर इसको तोड़े तो जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके बाहर होता है, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फील्ड के जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई पार्टिकल नहीं है। जैसे दो चुंबक आप सटाएंगे तो दो चुंबकों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो वो फील्ड किसी पार्टिकल के जैसा नहीं होता है। तो वैसा ही फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो ये अपने एटम के बाहर एक बादल के जैसा, एक फील्ड के जैसा बन के रहता है। और जो बीच में न्यूक्लियस है, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन आप अगर चाहें तो थोड़ा और ताकत से मारेंगे तो प्रोटॉन भी टूट सकता है और न्यूट्रॉन भी टूट सकता है। और जब इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ देंगे, सब बाहर निकाल देंगे, तो मैटर का अस्तित्व खत्म। फिर मैटर आपको नहीं दिखाई देगा। वो समझ में आई बात? क्योंकि मैटर को विजिबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इस तरह से कॉम्बाइन होना, एक एटम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये वो दुनिया है जहां पर ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। ना वहां पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकेंड जनरेशन का पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन बाद में बना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो और बाद में बना हुआ है, क्योंकि वो तो कंपोजिट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन तो अकेला पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जो हैं अलग अलग पार्टिकल के मिलने से बनते हैं। तो सोचिए, ये वैसा जमाना था ना जिस समय
इलेक्ट्रॉन भी नहीं बना है, प्रोटॉन भी नहीं बना है, न्यूट्रॉन भी नहीं बना है, साथ ही साथ और भी कुछ कुछ नहीं बना है। जैसे हम लोगों को आज आदत पड़ चुका है सो के उठते ही ग्रेविटी में रहने का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार जो बल है ना वो यूनिवर्स के फंडामेंटल बल है। माने ये जो चारों फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है, और ये चारों के चारों फोर्स भी नहीं बने हैं इस समय। तो क्या इतिहास बताया जाएगा इस समय का? तो इसीलिए जो सब्जेक्ट इन सब चीजों को डील करता है उसका नाम है क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स से आप ये सब जान सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी नहीं बता पाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो है इसको डील करता है। समझ में आ रही है आपको थोड़ा? तो चलिए, क्वांटम का मतलब है सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाई करना। और क्वांटम का ही एक फील्ड है जिसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च या पार्टिकल फिजिक्स। जैसे आप देखेंगे बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, तो वहां पर इन सब चीजों का रिसर्च होता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको पढ़ाएंगे तो 2-3 क्लास इसी में लग जाएगा सिर्फ, है ना, कि क्वार्क क्या है, लेप्टॉन्स हैड्रॉन्स क्या है, वो सब क्या है, वो मैं कभी साइंस टेक जब आएगा ना उसमें आपको कुछ बता भी दूंगा हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ का इतिहास अगर आपको जानना है तो उसके लिए सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा सही। वो सब्जेक्ट है फंडामेंटल रिसर्च, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, वो सारा कुछ। चलिए समय में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ब्रह्मांड जो अभी आपको दिखता है ना वो कुछ ऐसा है, ऐसे 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 का मतलब कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे अभी वो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो गैलेक्सी भी दिख रहा है, इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी है, इसके जैसे और भी कई सारे गैलेक्सी हैं, उनसे मिला हुआ सुपर क्लस्टर है, 17 हमारे यहाँ सुपर क्लस्टर्स हैं, सारे सुपर क्लस्टर को मिलके यूनिवर्स बनता है, ढेर सारे यूनिवर्स को मिला के मल्टीवर्स बनता है उस तरह से, और ढेर सारे मल्टीवर्स को मिला के मेटावर्स बन सकता है, अनंत अनंत उसका, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में इस लेवल के इमेजिनेशन को करने का पावर ही नहीं है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ना उधर इमेजिन किया जा सकता है ना इधर इमेजिन किया जा सकता है, मतलब छोटा भी नहीं, क्योंकि ये प्लैंक का स्केल है। मैक्स प्लैंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जो छोटे स्केल्स पे काम करते, तो ये है। हबल नाम के एक वैज्ञानिक थे जो हबल स्केल पे काम हो, तो बड़ा वाला स्केल उधर है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि उधर ब्रह्मांड बन चुका है और यहां से शुरू हुआ है ना। तो चलिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है ना जो आपको बीच में सोलर सिस्टम कैसे बना, फिर सोलर सिस्टम बनने के बाद धरती कैसे बनी 4.5 बिलियन साल पहले, ये सारा कुछ कैसे बना उसका जानकारी दे सकता है, उसका नाम है ज्योग्राफी। यस, वेरी गुड, ज्योग्राफी। आप समझ ही गए। अब देखिए आपको कितना मजा आ रहा है कि अब सारा सब्जेक्ट आपको ना लाइन में लगता हुआ दिख रहा है कि अरे साइंस में ही पढ़ सकते हैं इसको, कि चलो क्वांटम वाला जो पार्ट है ना वो यहां लग गया, थोड़ा आगे बढ़े तो ज्योग्राफी वाला पार्ट है जो यहां लग गया। ज्योग्राफी से हमको ये आइडिया लग जाएगा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्थ पे क्या क्या इवेंट हुए। ज्योग्राफी भी है, जियोलॉजी भी है। जियोलॉजी डील करता है प्रोसेस में, किस प्रोसेस से इसका निर्माण हुआ। ज्योग्राफी डील करता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, कि ये पहाड़ है तो ये कैसे बना है, ये क्या पहाड़ है ये, ठीक है। जब आप ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, वो भी तो हिस्ट्री है, पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, लेकिन आपको पता चल रहा है दुनिया कैसे बना है। अगर हिमालय उत्तर में स्थित है भारत के, मतलब जैसे इंडिया है ये, तो इंडिया का जो ऊपर का ये पूरा भाग है ना, जो ऐसा मैप में हम लोग बनाते हैं ऐसे, ये पूरा पोर्शन जो है वो हिमालय ही है, वो और कुछ नहीं है, पहाड़ है पूरा ऐसे करके बना हुआ। तो ऐसे मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, बोर्ड से बाहर निकला हुआ, बाद में दिखा देंगे कभी, लेकिन ये रीजन जो है वो पूरा हिमालय है। और इसके नीचे जो पूरा रीजन है वो बेसिकली प्लेन एरिया, जिसको समतल एरिया, मैदानी भाग जिसको कहा जाता है, वो मैदान है।
दुनिया का 10% आबादी सिर्फ भारत के इस मैदान में रहता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में, दुनिया का 10% आबादी। तो एनीवे, तो इस तरह संरक्षण है। अब देखिए ज्योग्राफी क्या करेगा कि वहां के लोग कैसा होंगे, उनका कल्चर कैसा होगा, उसको डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है, तो उसका पहनावा, बोलचाल, शरीर का स्ट्रक्चर, आंखों का रंग, हाथ का बनावट, पैर का बनावट, वो सारा कुछ कैसा होगा, प्लेन में रहने वाले लोगों से अलग होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे गोरखा है, गोरखा सुनते हैं ना कि अगर किसी को डर नहीं लगता है तो या तो वो पागल है या वो गोरखा है, मानेक शॉ ने कहा था। तो गोरखा का जो बॉडी का संरक्षण है ना, पहाड़ के लिए बहुत सूटेबल है। मतलब पहाड़ी लड़ाई में दुनिया में गोरखा से कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन जब मैदानी लड़ाई होना शुरू हो जाएगा तो जो सिख रेजिमेंट है, जो पंजाब रेजिमेंट है, जो यहाँ का जाट रेजिमेंट है, वो सब भारी पड़ेगा फिर, क्योंकि शरीर का बनावट, कल्चर, रहन सहन उस तरह का है उनका। तो इतिहास पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है, ह्यूमन हिस्ट्री पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि ज्योग्राफी आपका कैसा है। क्लियर? कहीं पे मान लीजिए बहुत पानी बह रहा है, माने कोई ऐसा रीजन है, दोआब का रीजन है, दो नदी आके मिली, बीच में एरिया बहुत फर्टाइल हो गया, दोआब हो गया, अब वहां से उपज बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। तो वैसा इलाका तो सबको चाहिए ना। तो यहाँ का राजा भी लड़ रहा है, उसके लिए यहाँ का राजा भी लड़ रहा है। तो पता चला सारी लड़ाइयाँ किसी एक खास रीजन के लिए हुआ है जो बहुत फर्टाइल होता था। सारी लड़ाइयाँ किसी एक खास रीजन के लिए हुआ है जो कि एक गेटवे टू इंडिया हो रहा है, अफगानिस्तान का इलाका। सारे मुस्लिम इन्वेडर्स जो आए इधर से ही आए। तो ये सारा कुछ जो है ना ज्योग्राफी पे ही टिका हुआ है, क्योंकि उनको इधर आना ही है। जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ इंडिया में, वो अफगानिस्तान में क्यों नहीं रहे? क्योंकि शुरुआत में लोग अफगानिस्तान से ही आते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या है, रिसोर्सेज नहीं है। भारत में क्या है उस समय का, वो सबसे, अभी भी सबसे ज्यादा रिसोर्स वाला इलाका है। तो जहां रिसोर्स नहीं है वहां के लोग इधर आएंगे ही, और यहां आएंगे तो यहां पे छीनना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा आपको लेने के लिए। कोई अपने से उठा के दे नहीं देगा अपना देश। तो ऐसे इतिहास डिसाइड होता है। तो देखिए ज्योग्राफी हमने यहां समझा। तो ज्योग्राफी से आपको ना ये सारा दुनिया में कहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ कहाँ मैदान है, कहाँ कहाँ समुंदर है, वो समुद्र के नीचे क्या है, कैसे बना हुआ है, सारा कुछ पता चल गया, क्योंकि हम लोग इसी दुनिया में रहते ही। क्लियर? अब ज्योग्राफी जब हम पढ़ लिए तो अब धीरे धीरे समय में आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिएगा कि लगभग आज से 3 बिलियन साल पहले जीवन आया था पहली बार। मतलब अब मैं दूसरा लाइन बना रहा हूं, यही वाले लाइन का दूसरा स्वरूप, वो आसान सिंपल सा लाइन है। 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। क्लियर? और लगभग 3 बिलियन साल पहले, 3 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ आया था यहां पे। माने जीवन, अब कैसे आया जीवन वो रहस्यमय चीज है, उसके बारे में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ जीवन आया लगभग 3 बिलियन साल पहले। उसका अवशेष है समुद्र के नीचे, और लाइफ पहली बार जो है वो समुद्र के नीचे ही मिलता है। ये जीवन कैसा था? ये बहुत प्रोकैरियोटिक जीवन था। अब यहां से नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। ज्योग्राफी से तो ये पता चल गया दुनिया बना, अब यहां से वो सब्जेक्ट चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंस, जिसके अंदर सेल बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट, ये सारे आपके सिलेबस में है सब्जेक्ट, सेल बायोलॉजी, और जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि सेल्स किस टाइप के होते हैं, सारा सब्जेक्ट है। तो अब जो जीवन आया है, तो जीवन जो है उस समय उन्नत नहीं, उत्पत्ति अच्छे से नहीं हुआ है, उसका विकसित नहीं हुआ है बहुत ज्यादा समुद्र के नीचे। तो जो सेल्स होंगे ना उस जमाने में, बाई चांस वो बने हैं, तो सब प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसा एक सेल जिसके अंदर किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनल नहीं है, मतलब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरीके का वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो, जिसको हम लोग क्या कहें कि सेल के फंक्शन में हेल्प कर पाए। तो वो एकदम इंस्टिंक्ट से काम करने वाला सेल है। ठीक है, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है स्वतः काम करे। जैसे जानवर और इंसान में क्या फर्क है? तो जानवर जो काम करता है कॉन्साइंस से नहीं, इंस्टिंक्ट से काम करता है।
उसको अभी भूख लगा है तो उसके पास कंसाइंस नहीं है कि वो रुकेगा, वो खाना खोजेगा, खाना खाने जाएगा वो कैसे भी। इंसान का क्या है कि मान लीजिए हम इंसान हैं, हमको भूख लगा तो हमको पता है कि नहीं ये प्रायोरिटी है, अभी काम ये क्लास लेना प्रायोरिटी है, तो हम नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए, कंसाइंस से हम रुक जाएंगे अपना डिसीजन लेकर के। वो जानवर में नहीं होगा, जानवर को खाना खाना तो उस समय खाना ही चाहिए, तो चिल्लाने लगेगा फिर। तो ये जो सेल्स थे ना वो उसी इंस्टिंक्ट से काम करते थे, उनके पास किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सेल ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, वो एक अलग कहानी है पूरा, आप चाहें तो वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट को सजा रहा हूं, लगा रहा हूं कि कहां कहां कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहिए आपको। लगभग 2 बिलियन साल पहले फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस शुरू करता है, फिर धीरे धीरे ये सब विकास होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खाना बनाया जा सकता है, खाना बनता है। और रेस्पिरेशन जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खाना खाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस से अगर खाना बन जाएगा तो खाना खाने वाले लोगों का भी जन्म हो जाएगा, मतलब खाना खाने वाले लोग भी डेवलप हो जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद अलग अलग जीवों को मौका मिला डेवलप होने का। 18 मिलियन साल पहले मछली आया, 18 मिलियन बोल रहा हूँ, 600 मिलियन साल पहले मछली आया, इतना मिलियन साल 300 मिलियन साल पहले बर्ड आया, अलग अलग स्पीसीज आते चले गए। और 1.8 मिलियन साल पहले इंसान आया, जो शुरुआत के होमिनिड स्पीसीज होते थे, मतलब बंदर से जस्ट आदमी बनने वाला इंसान। 1.8 मिलियन साल पहले, मतलब जो खड़े होके चल सकता था। मेरा बार बार कैमरा ही रुक जाता है। चलिए, और 1.8 मिलियन साल पहले इंसान है। इंसान जो मैंने अपराइट होकर खड़े होकर चल सकते हैं, उनको होमोसेपियंस उस तरह से नहीं कह सकते आप, लेकिन उसी तरह के स्पीसीज है वो। धीरे धीरे इनका विकास हुआ, और जो हम और आप है ना, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये आपको नहीं पढ़ना है, यूपीएससी ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अब जब इंसान आ चुके हैं पिक्चर में, तो इन इंसानों का इतिहास पढ़ना है, इन इंसानों के बारे में सब। इंसान ही जब आए तो पॉलिटिक्स बनाए, पॉलिटिकल व्यवस्था बनाए, इंसान ही आए तो साइंस एंड टेक को आगे बढ़ाया, इंसान ही आए तो एक कल्चर डेवलप किया, सिविलाइजेशन को डेवलप किया। तो ये सारा कुछ ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री। और हम यही वाला पढ़ते हैं। तो एक्चुअली जो बचपन से आप हिस्ट्री सुनते हैं ना, एक वर्ड हिस्ट्री में हम लोग सिर्फ ये वाला हिस्ट्री पढ़ते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री, जबकि दुनिया का सारा सब्जेक्ट इतिहास ही है, और हमें अलग अलग जगहों से पढ़ना पड़ता है। तो एनीवे, तो हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे, और ह्यूमन हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है कुछ ऐसे शुरू होता है। कैसे शुरू होगा वो, तो देखिए, यहां तक कोई डाउट है आपको? चलिए, डाउट होगा भी तो हम अभी तक का समराइज कर देते हैं, बड़ा सिंपल। हमने आए तो क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का मतलब क्या है। दूसरा हमने यह सीखा कि हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी। तीसरा हमने सीखा हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री बनाने का जो तरीका है वो। और जो चौथा था वो मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग थ्रू टाइमलाइन, कि कितना पुराना होता है इतिहास। आप देखिए टाइमलाइन पर जाकर के, ये भी टाइमलाइन मैंने आपका समय उतना बर्बाद नहीं किया, पूरा टाइमलाइन मैंने बनाया नहीं, लेकिन बेसिकली चाहे तो पूरा का पूरा टाइमलाइन आप बना सकते हैं। एनीवे, तो यहां तक कुछ डाउट आपको नहीं होगा। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, जो पांचवा टॉपिक इसी में लेते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का क्या टाइमलाइन है। और जिनका ध्यान थोड़ा सा भटक गया है उनको मैं हल्का सा ये बता रहा हूं कि आखिरकार ये टाइमलाइन हम लोग बना ही क्यों रहे हैं, आखिरकार ह्यूमन हिस्ट्री का या किसी भी चीज का। क्योंकि टाइमलाइन से क्या होगा, ये जब टाइमलाइन मैंने बनाया तो शुरू में ही मैंने बताया था आपको
कि अगर आपसे कोई इतिहास पूछेगा तो उसको पढ़ने का तरीका यह है कि किसी भी टाइम पीरियड का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री बताएं, इकोनॉमिक हिस्ट्री बताएं। तो अगर हम पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का टाइमलाइन पढ़ लेंगे, मतलब 70,000 साल से लेकर के अभी तक, आप उसके पहले का भी पढ़ सकते हैं, 5 लाख साल से लेकर के अभी तक, तो उसके किसी भी पॉइंट पे वही पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री बताना रहेगा। एंड दैट मेक्स यू अ वेरी वेरी, क्या कहें उसको, बहुत जबरदस्त आपको कमांड दिलाएगा हिस्ट्री के। आज का क्लास करके ही आपको हिस्ट्री पे कमांड होना महसूस शुरू हो जाएगा कि हाँ, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बोरिंग या फिर बहुत बड़ा नहीं मान सकते हैं, इसका भी एक दायरा है, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तो ह्यूमन हिस्ट्री का टाइमलाइन थोड़ा हम लोग देखते हैं और यहीं से अपना कहानी अब धीरे धीरे हम लोग इंडस वैली की तरफ पहुंचने वाले कि इंडस वैली कैसे बना, क्या काम होता था वहाँ पे, इंडस वैली के लोग क्या थे, वो सब आने से पहले ये वाला हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? एनी डाउट्स? चलिए मुकर्रम, समझ में आया, मजा आया? चलो, तो अब आते हैं मेन चीज, ह्यूमन हिस्ट्री और उसका टाइमलाइन, और समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइमलाइन पे कहां से बात शुरू हुआ और कहां हम लोग जाके पहुंचे। चलो, सो लेट्स मेक चलिए, आप थोड़ा थोड़ा ही लिखते चलिएगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, सिंबॉलिकली अपने हिसाब से लिखते चलना है कि हम क्या क्या सीखते जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में क्या टाइमलाइन है, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1.8 मिलियन साल पहले ये जो होमोसेपियन तो नहीं है, जो ह्यूमन लाइक स्पीसीज जो थे वो आ गए थे। ठीक, अब वो आते ही क्या करेंगे, अगर कोई जाएगा और इस वाले टाइम पीरियड पे इतिहास पढ़ना चाहेगा, तो जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री कोई पढ़ता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको यहीं पे कैच हो जाएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री कोई पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ेगा, अगर वो जाकर के कितना भी जोर लगा लेगा तो बहुत कुछ तो नहीं जान पाएगा, क्योंकि इतना पुराना समय में अगर जाके हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी खोजें तो ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि पॉलिटिक्स कैसा चलता था, तो पता ऐसे चलेगा जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। तब कैसे पता चलता, देखिए, जैसे बंदर है, आप देखेंगे, या कोई भी जानवर है, तो जानवरों का जो झुंड होता है उस झुंड का मालिक एक ही होता है, मतलब जिसको आप उस झुंड का मुखिया, लीडर कहते हैं। तो अगर ये जो इंसान है, तो इंसान, इस समय का इंसान और जानवर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो अगर वो इंसान है तो एक ग्रुप में रहेगा, क्योंकि ग्रुप ही उसको सब बाकी खतरों से बचाता है, और जब वो झुंड में रहेगा तो उसका एक लीडर निश्चित तौर पे होगा। ठीक, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या दिखता है, वन लीडर एंड क्राउड, या क्राउड क्या कहें, ग्रुप कहें, एक झुंड का एक नेता, एक लीडर। वो लीडर कैसे चुना जाता है, वो लीडर चुना जाता है क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। बेसिस क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, जो कि अपने ग्रुप को सेफ रख सकता है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो ये कैसा शासन व्यवस्था हुआ, शासन व्यवस्था ऐसा हुआ जैसे एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिशाली है और बाकी सारे लोग हैं जो उतने शक्तिशाली नहीं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लोगों का क्या काम होगा, लोगों का काम इतना ही होगा कि हंटिंग गैदरिंग, मतलब या तो जानवर का शिकार कर ले, शिकार को मार के ले आए, यहाँ जो भी रहेगा सब लोग मिलके खाएंगे। गैदरिंग मतलब कुछ चुने जाकर के, जैसे होता है ना कि कहीं पेड़ से कुछ गिर गया उसको चुन रहे हैं, या फिर कोई और भी पत्थर चुन रहे हैं, जो भी चीजें ऐसे होगा।
तो हंटिंग और गैदरिंग इनका मेन व्यवसाय है। बाकी सारे जो लोग हैं, तो एक राजा, बाकी सारे लोग लेबर, और ये ऐसा शासन व्यवस्था है। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ये कैसा पॉलिटिकल हिस्ट्री है? जिसमें एक लीडर है, चुनने का क्राइटेरिया उसका फिजिकल स्ट्रेंथ है, एंड ही इज रूलिंग एवरीवन। सारे रिसोर्स उसको मिलते हैं, सबसे ज्यादा हिस्सा उसको होता है, नहीं तो वो दूसरे को ही मारेगा। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री इस समय का देखें तो सोशल हिस्ट्री कैसा होता होगा? देखिए, कल्पना कीजिए खाली सोशल हिस्ट्री कि अब यहां महिलाओं का क्या वैल्यू होता होगा। महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा महिलाएं उसके पास है, क्योंकि ग्रुप में बाकी किसी से भी वो महिला छीन सकता है। उस समय कोई शादी का कानून नहीं है, कोई नियम कानून समाज में नहीं हुआ करता था, तो वो जिसको मर्जी उसको अपने पास ले गया, अपने साथ रखा। तो ये ऐसा सिस्टम है। तो उस समय का समाज जो है बड़ा अव्यवस्थित है, उतना ज्यादा नियम कानून बना नहीं है, उतना ज्यादा क्या बना ही नहीं है। तो सोशल हिस्ट्री भी है, लेकिन वो कैसा है? अनसिविलाइज्ड लोगों का इतिहास है। तीसरा क्या पढ़ सकते हैं? रिलीजियस हिस्ट्री। तो पूजा वूजा भी करते होंगे, कि जैसे मान लीजिए कभी बिजली कड़क रहा है आसमान में, तो उसका पूजा करते होंगे। सूरज दिखा तो उसका पूजा कर रहे होंगे। मतलब जहां से कभी पानी दिख गया तो पानी का पूजा भी कर सकते हैं। जो भी चीज, कोई जानवर दिख गया बहुत भयानक, तो जानवर का ही पूजा हो सकता है। प्रेग्नेंट विमेन है तो उसको, उस प्रोसेस का भी वो लोग पूजा करेंगे। प्रेग्नेंट विमेन कैसे हो रही है पता नहीं चल रहा है, बिकॉज साइंस का जन्म ही नहीं हुआ, साइंस डेवलप ही नहीं हुआ है कुछ भी। तो किसी भी तरीके का, तो इस तरह के टाइम पीरियड में अगर आप इतिहास देखेंगे, स्ट्रक्चर वही है, तरीका वही है पढ़ने का, बट वो इतिहास कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। दिमाग में थोड़ा सा चित्र बन रहा है उस समय का। और ये सारा कुछ इतिहास कैसे? तो इतिहास हमने पहले देखा ऐसा होगा। इतिहास बनाया कैसे गया? तो बनाया गया है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ के। और ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो क्या है? टूल्स, स्टोन टूल्स। तो एक ऐसा समय जिसका हिस्टोरियोग्राफी स्टोन टूल्स के बेसिस पे किया गया हो, उसको कहा जाता है पाषाण काल, मतलब पैलियोलिथिक एज। इसीलिए ये जो पूरा पीरियड यहां से लेकर के आगे तक है, मतलब 10,000 साल तक है, 10,000 BC तक, ये सब पैलियोलिथिक एजेस ही है। बीच में चेंज हुआ है, जैसे 40,000 BC से आगे जो है वो मेसोलिथिक एज, वो सब मैं अलग से बताऊंगा आपको। लेकिन ये मैं आपको ओवरव्यू, टाइमलाइन बता रहा हूं कि पैलियोलिथिक एजेस वहां से 1,00,000 BC से अपर लोअर पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का मतलब है जहां से एग्रीकल्चर शुरू होता है। लिख ही देते हैं उसको। ये 10,000 BC, ये 7,000 BC। ठीक है, ऐसे करके यहां से नियोलिथिक सेटलमेंट्स का शुरुआत होता है। नियोलिथिक एज 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, मतलब मेसोलिथिक एज। कल के क्लास में और जबरदस्त मैं आपको बताऊंगा कि चैल्कोलिथिक क्या है, कॉपर एज कैसे इसी में आ गया है, ब्रॉन्ज एज कैसे इसी में आ गया है, आयरन एज कैसे इसी में घुस गया है। तो वो सब के लिए कल का हमारा क्लास चलेगा, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है ना। तो एनीवे, तो ये सारा अलग अलग टाइम पीरियड हुआ कि जैसे पत्थर के बने टूल्स के हिसाब से देखा तो हमने इसको पैलियोलिथिक एज नाम रख दिया है। उसमें अलग अलग डिवीजन किया कि कभी पत्थर का टूल्स बड़ा है, कभी पत्थर का टूल्स छोटा है, तो वो दूसरा युग है। कभी पत्थर का टूल्स नहीं मिल रहा है, अब एग्रीकल्चर करने वाले लोग मिल रहे हैं, तो वो नियोलिथिक एज हो गया। एग्रीकल्चर सरप्लस से आने वाले लोग हो गए, तो 3000 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। फिर यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ तो वैदिक एज शुरू हो गया, 1500 BC वैदिक एज। और इसको थोड़ा छोटा कर लें अगर, तो इसी लाइन पे हम लोग देखते हैं वैदिक एज से आगे बढ़ता है पीरियड, तो हाँ 1000 BC के आसपास इस पीरियड को हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक एज। अभी बस ये टाइमलाइन आप बना लीजिए, ये एक तरीका है इतिहास पढ़ने का, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी, कि पहले आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए और बाद में आप क्या कर सकते हैं, हर टाइमलाइन पे जाकर के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कितना आसान है बताइए हिस्ट्री पढ़ना, है ना।
लेटर वैदिक एज, धीरे धीरे समय और बदला 600 बीसी, इसको हम लोग महाजनपद पीरियड भी कह सकते हैं, बुद्धा पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध भी इसी के आसपास आए, उनका जन्म हुआ 573 बीसी और वो 483 बीसी में मर गए। तो इस तरह से वो चीजें चलती रही। महाजनपद पीरियड के बाद एक मेजर जो चीजें आपको दिखेंगी, राइज ऑफ मगध, मगध का ग्रोथ होना। और वो जो मगध का ग्रोथ हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मौर्यंस ने बाद में आके। तो मौर्यन डायनेस्टी वो लगभग 323 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहा, जिसको हम लोग मौर्यन पीरियड भी कहते हैं। और मौर्यन के अंत में, मतलब जो बृहद्रथ जब मर गया तो मौर्यंस का कुछ खास आगे चला नहीं, मैंने अशोक के मरने के 50 साल के बाद मौर्यंस का खत्म हो गया। और बहुत समय तक कोई भी, गुप्ताज के आने तक कोई भी ऐसा रूलर नहीं रहा जो बीच में कुछ स्टेबिलिटी दिला पाए। तो क्या होता था, अलग अलग तरह से लोग अटैक करते थे। मतलब अब क्योंकि बीच में कोई मजबूत आदमी नहीं है तो क्या होगा, जिसको मौका मिलेगा वो अटैक करेगा। तो इंडो ग्रीक्स, साकाज, कुशानाज, वो सब लोग इसमें, मतलब कुशान, शक, हून, वो सब लोग हमला करते थे उस टाइम पीरियड पे। और जिसको जहां मिला जगह वो अपना राज करता था। सुंग डायनेस्टी है वो भी राज कर, कानवा डायनेस्टी 30-40 साल के लिए आई, वो भी अलग छोटा सा जगह पे राज कर रही है। ये सब चलता रहा धीरे 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 धीरे। लेकिन जब 290 एडी के आसपास गुप्ता डायनेस्टी, मतलब गुप्ताज ने आकर के ना इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देना शुरू किया। 290 में भी स्टार्ट ही किया उन लोगों ने, मतलब अपना राजधानी उन्होंने बंगाल साइड से स्टार्ट किया। बंगाल धीरे धीरे पाटलिपुत्र में आए और फिर चारों तरफ फैल गए। तो गुप्ताज ने फिर से दोबारा उसको स्टेबिलिटी दिलाने की कोशिश किया, लेकिन मौर्यों के जितना बड़ा साम्राज्य उनका नहीं बन पाया कभी भी, या इनफैक्ट मौर्यों से बड़ा साम्राज्य कभी कोई बना ही नहीं पाया यार, है ना। बड़ा बड़ा बना साम्राज्य बना है, लेकिन मौर्य के जैसा नहीं साम्राज्य कभी बन पाया। अफगानिस्तान से लेकर के पूरा वो हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे। फिर 290 से लेकर के अगले 300 साल तक, मान लीजिए 550 एडी तक ठीक ठाक चला। लेकिन जब गुप्त का भी पतन हो गया, मतलब गुप्ता डायनेस्टी भी जब कोलैप्स कर गई, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं। फिर यहाँ पे एक हर्षवर्धन नाम के आदमी आए जो गुप्ता के नीचे काम करते थे, फ्यूडेटरी थे उनके। तो लगभग 6th सेंचुरी एडी ना, इस डेट को मैं हटा देता हूँ, 6th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन एक राजा है जो कुछ टाइम के लिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया को स्टेबिलिटी देकर रखा। लेकिन जब उनके मृत्यु हुआ तो उसके बाद सब खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं। उसके बाद सब लोग आपस में मारकाट ही खाली करते थे। मारकाट, देखिए शक्तिशाली होने का मतलब क्या है ना, जब आप शांति लेके आते हैं, मतलब ताकत आपके पास इतना है कि शांति हो। जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका का अगर आप रक्षा बजट देखेंगे तो $600 बिलियन का रक्षा बजट है उसका। $600 बिलियन का मतलब होता है 50 लाख करोड़ रुपया। भारत का जो टोटल बजट है वो 40 लाख करोड़ के आसपास है, टोटल बजट। तो अमेरिका का जो रक्षा बजट है हमसे कहीं ज्यादा। और अमेरिका बनाता क्या है, तो सिर्फ हथियार बनाता है, वेपन बनाता है। अमेरिका के पास 4000 न्यूक्लियर वेपन है, हिंदुस्तान के पास 250-300 होगा। रूस के पास 4000 न्यूक्लियर वेपन है। तो इसीलिए ये देश शक्तिशाली है और यहाँ शांति है। किसका औकात है जो जाकर के अमेरिका से पंगा ले ले, है ना। तो जब आपके पास ताकत रहेगा ना, तभी आपके पास कोई उंगली नहीं उठाएगा आकर के, कोई झगड़ा नहीं करेगा आपसे, या कोई बोलने नहीं आएगा। जिसके पास ताकत नहीं है उसको तो हर कोई कुचल के चला जाएगा। ठीक है, आज आपके पास ताकत नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। कल आप इस सिस्टम में आ जाइए, जॉब मतलब एग्जाम दे करके क्रैक कर लीजिए, फिर आप घूमते रहिए गाड़ी से, देखिए क्या ताकत आपको लगता है। तो बेसिकली यही यहाँ पे समझाना मैं चाह रहा हूँ, इतिहास में ताकत का बहुत बड़ा रोल है। तो जहां तक ताकत था वहां पे स्टेबिलिटी होता है, और जहां स्टेबिलिटी होता है ना तो ट्रेड भी अच्छा चलता है, व्यापार भी अच्छा चलता है, लोग भी समृद्ध होते हैं, सब कुछ अच्छा से होता है। और जब ताकत नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे, फिर हर गुंडा आपस में लड़ाई करेगा। समझ रहे बात को। तो ऐसा होता है। तो हर्षवर्धन के जाने के बाद ना ऐसे ही झगड़ा झंझट शुरू हुआ। मतलब साउथ से आ गए, कर्नाटक के साइड से राष्ट्रकूट आ गए, बंगाल के साइड से पाल आ गए, फिर आपको इधर नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में माने गुर्जर प्रतिहार, जो राजपूतों का जो गैंग था पूरा, ये सब लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए। इंडिविजुअल रूप से सब लोग ताकतवर थे लेकिन सब लड़ते रहे। तो अगले 300-400 साल तक
लड़ लड़ के एक दूसरे को इतना कमजोर इन्होंने कर दिया कि जो बाहर से बैठे हुए लोग थे ना, जो मतलब अफगानिस्तान या इस सब एरिया में भिकमंगे टाइप के लोग थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था वहां पे, वो सब लोग आके झगड़ा करना शुरू कर दिए इधर, है ना। और जब वो लोग लड़ने के लिए आए तो इनके पास शक्ति ही नहीं था। सो दैट इज वाई ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस टेक्स प्लेस। मतलब जो 11th 12th सेंचुरी है ना, ये इंडिया में अफगान इन्वेजन का पीरियड है। देखिए अब यहाँ पे इसको हिंदू मुस्लिम ये मत कीजिए, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है वो बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव का मतलब ये बहुत ज़्यादा इश्यू है। हिंदू मुसलमान का आप न्यूज़ में, इसमें डिबेट में हर जगह देखते चलिएगा। तो आप जैसे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लगने लगे कि क्या हो रहा है ये, नहीं तो उसको रैशनली देखिए। जो इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि इस्लाम आया 6th सेंचुरी एडी में, तो मोहम्मद के मृत्यु के बाद इस्लाम का एक्सपेंशन शुरू होता है। मोहम्मद जो थे ना, राजा थे मक्का के, तो उनके मृत्यु के बाद जो कैलिफेट आया, खलीफा जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो अलग अलग खलीफा बने ना, रशीदुन खलीफा, उमैयद खलीफा, अब्बासिद खलीफा, ये सारे खलीफाओं ने एक्सपेंशन किया इस्लाम का, और एक्सपेंशन के चक्कर में बड़े बड़े टेरिटरीज को जीतना शुरू किया। तो उसमें से अब क्या होता था ना कि जो कोई रूलर है, मान लीजिए अफगानिस्तान का कोई छोटा इलाका है, वहां का कोई रूलर है, वो चाहता है बड़ा राजा बनना, तो राजा आप इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसे नहीं बन जाएंगे, आपको क्या है ना, खलीफा को जाके दान देना पड़ेगा, दान के चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तो खलीफा आपको ना एक मैंने लिख करके दे देगा कि हाँ इसको माना जा सकता है राजा। और खलीफा मतलब शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ है, मतलब मोहम्मद के बाद, पैगंबर के बाद आता है वो, लेकिन वो इस्लामिक वर्ल्ड का हेड होता है। तो इस्लामिक वर्ल्ड का हेड अगर आपको कहेगा तभी आप राजा बन सकते हैं किसी भी इस्लामिक टेरिटरी में। तो इस कारण से उनको पैसे का जरूरत है, और पैसा लेने के लिए वो आएंगे कहाँ, जहाँ पैसा है। तो हिंदुस्तान में पैसा तो है लेकिन लोग कमजोर है, क्योंकि आपस में वो लड़ रहे हैं। और इसीलिए 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के आसपास जो अफगान इन्वेजन है ना, वो बहुत बढ़ गया। मतलब महमूद गजनी आया, वो 1010 में आया, 1017, 1027 उसका आखिरी इन्वेजन था, हिंदुस्तान को उसने लूटपाट किया। फिर उसके कुछ समय के बाद मैंने मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने भी यहाँ लूटपाट किया, और यहाँ पे अपना एक जनरल बैठा के चला गया कि तुम यहाँ देखते रहना, तब तक हम जा रहे हैं, मैंने अपना गुरी, मैंने जो घुरीद जो जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ जा रहे हैं। वो वहाँ गया, वापस कभी लौट नहीं पाया। और यहाँ जो उसका जनरल रह गया, जो उसका गुलाम भी था, और गुलाम का मतलब वॉरियर स्लेव, उसने स्टार्ट किया यहाँ पे लगभग दिल्ली सल्तनत, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो 1206 से लेकर के 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत चली। उसमें गुलाम डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इन 5-6 डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया। और इनके समय में बहुत सारे चेंजेस हुए हिंदुस्तान में। जैसे तुगलक के ज़माने में साउथ तक पेनिट्रेशन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरा साउथ को कैप्चर करने का कोशिश किया। साउथ को कैप्चर करने के चक्कर में वहाँ पे बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम बनवाया उसने, मतलब वो कैप्चर करने गया, लेकिन वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, वो लोग रिबेल कर गए, तो वहाँ किंगडम बन गया। तो ऐसे करके इतिहास चलता रहता है। और इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ से लेकर के आगे के ये पीरियड जो है अर्ली मिडाइवल पीरियड है, ये जो है एंशिएंट पीरियड है, ये इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये वाला पीरियड, ये प्रोटो हिस्ट्री है। और अब जो है ये मिडाइवल हिस्ट्री है। और मिडाइवल के बाद फिर आगे मुगल, लोधीज को हटा करके मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी भी औरंगजेब तक, वो उसका पहला फेज है। अभी आपने फिल्म देखा होगा छावा जो आया है, उसमें वो क्या कहता है, छावा को लिखा भी गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कुछ कुछ चीज़ तो ऊपर से बना के लिखा गया फिल्म का डिमांड की वजह से, लेकिन कुछ कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें जिसको डायलॉग के माध्यम से बोला गया है। जैसे वो कहता है ना कि जब औरंगजेब को कि तुम गिर जाओगे तो पूरा मुगल एम्पायर गिर जाएगा, वो सही बात था, क्योंकि उसके जितने भी आगे आने वाले से बहादुर शाह हो गया, उसका पुत्र हो गया, या जितने भी लोग हो गए, कोई भी ढंग का व्यक्ति नहीं था। तो मुगलों का जो था ना आखिरी पिलर था औरंगजेब। और औरंगजेब था भी जो अपने गलती की वजह से, उसका गलती यही था डेक्कान में जाना, दूसरे के घर में जाना और वहां जाके लड़ाई करना, वहां तो जीत नहीं पाएंगे आप। तो एनीवे, तो 1707 मतलब औरंगजेब का मृत्यु 3 मार्च को मरा था वो, उसके मृत्यु से ही मुगल्स का मतलब एंड शुरू हो गया।
और इसके काफी पहले, इसके लगभग 50 साल पहले से ना ब्रिटिशर्स यहाँ बहुत एक्टिव थे। औरंगजेब ने पिटाई भी किया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन वो सब एक्टिव थे साउथ इंडिया में। नॉर्थ में कोई ब्रिटिशर्स उस तरह से एक्टिव नहीं था। साउथ में वो लोग खूब सारा खेल खेल रहे थे। तो एनीवे, तो ये सब कहानी चलता रहता है धीरे 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 धीरे। और इंडिया में कोई वैसा सेंट्रल ताकत बचता नहीं है। मुगल भी खत्म और फिर राजपूत भी खत्म। राजपूत देखिए, राजपूत तो कभी भी भारत के मेन पॉलिटिकल सीन पे रहा ही नहीं। हिंदुस्तान का तलवार वाला बाजू कहते हैं राजपूतों को, लेकिन वो तलवार वाला बाजू ही बन के रहा, राज करने कभी नहीं आ पाया, क्योंकि वो अपने में इतना ज्यादा लड़ाई करते थे वो लोग। दे हैड लॉट ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो वो कभी भी एकजुट होकर के कोई बड़ा शक्ति, जैसे मराठा एकजुट होकर बड़ा शक्ति बने शिवाजी के अंडर में, एंड दैट इज वाई उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। लेकिन राजपूत कभी एक जगह बहुत इकट्ठा नहीं हुए किसी एक राजा के अंडर में। एक बार हुए थे राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, लेकिन बाद में राणा संग्राम सिंह को ही जहर दे दिए वो लोग लड़ाई में, बाबर के जमाने में, है ना। तो इकट्ठा होते थे, लेकिन फिर वही मामला घूम फिर करके वही रह जाए। तो ये सब इश्यूज है जिस वजह से इतिहास जो आज हम और आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं फिल्मों में, वैसा दिखता है। चलिए, खैर धीरे धीरे समय बदलता है और अब अंग्रेजों का शासन चलता है, जो मॉडर्न पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं। मॉडर्न पीरियड एक्चुअली एक ऐसा पीरियड है ना जब मॉडर्न विचारधारा आता है मार्केट में। मॉडर्न विचारधारा का मतलब क्या है? जब रिलीजन आपके केंद्र में ना रहे, सोच के केंद्र में ना रहे, और सोच के केंद्र में ह्यूमंस आ जाए, उसको हम लोग मॉडर्न विचारधारा कहते हैं। तो यूरोप में 14th-15th सेंचुरी में शुरू हुआ था। तो जो यूरोपियन इंडिया आए तो इसी विचारधारा में रहते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ने जो कानून वगैरह बनाया ना, ब्रिटिश ने जो सिविल सेवा भी शुरू किया या जो भी कुछ बनाया, तो वहां पे ह्यूमन है केंद्र में, गॉड केंद्र में नहीं है। लेकिन ब्रिटिश कानून से पहले का जो कानून अगर होगा ना, तो जैसे मान लीजिए कोई राजा है, न्याय कर रहा है वो न्यायालय में, न्यायालय तो नहीं कह सकते हैं, राजा अगर उसको न्याय कर रहा है तो धर्मशास्त्र को आधार बना करके वो जजमेंट देगा। कोई पुरोहित है, कोई मुल्ला है, तो मान लीजिए वो मौलवी है, मुल्ला मौलवी, तो अगर वो दे रहे, या काजी उल कुज्जत है, ये सारे लोग जो जजमेंट देंगे ना, तो अपने रिलीजन को कोट करेंगे ये लोग कि देखिए हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, शरीयत के कानून में ऐसा लिखा है। हिंदू लोग कहेंगे मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, इसके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबको खत्म कर दिया, बाइबल नहीं लगा दिया वहां पे। उन्होंने लगाया कि नहीं, जो लॉ है वो ह्यूमैनिटी को केंद्र में रख के बनाया जाएगा कानून। तो CRPC, IPC, ये सारा कुछ बना दिया गया लॉर्ड कैनिंग के जमाने में, है ना। माने 1856 से उनका टेन्योर शुरू हुआ था उस समय। तो बहुत कुछ चेंजेस किया, इसलिए वो मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। और आज भी मॉडर्न, अब खैर ये तो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड भी खत्म हो चुका है। नाउ दिस इज पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, है ना, जो आज का समाज है। तो चलिए, ये सारा कुछ वहां पे छोटा सा मैंने टाइमलाइन आपको दिखाया कि आइडिया लग जाए आपको। आप चाहें तो टाइमलाइन और भी डिटेल में बना सकते हैं कि नहीं, मौर्य के बाद हम उसको दिखाएंगे कि नहीं शुंगा डायनेस्टी है, शुंगा डायनेस्टी के बाद नहीं हम कानवा डायनेस्टी को दिखाना चाहते हैं, फिर हम कुषाणों को दिखाना चाहते हैं, शाकाज का रूल उधर दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब रीजनल एरियाज में रूल करते थे। बड़ा बड़ा मेजर वो लोग किंगडम नहीं बना के रखे होते। इसलिए ये डायनेस्टी इतनी बड़ी थी कि इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम लोग मौर्यन टाइम पीरियड के, माने मौर्यंस के नाम से जानते हैं कि मौर्यों का शासन काल, है ना। और मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं, फिर वही पढ़ेंगे क्या, वही पॉलिटिकल हिस्ट्री कि कौन सत्ता में था, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, वही कल्चरल हिस्ट्री, मौर्यंस के टाइम पे कल्चर कैसा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री, मौर्यंस के टाइम पे ट्रेड कैसा हुआ करता था, लिटरेचर कैसा हुआ करता था। ट्रेड लिटरेचर अलग अलग चीज़ें, बट यही चीज़ें हमें पढ़ना है। रिलीजन कैसा था, तो बुद्धिज्म में क्या है, और फिर ब्राह्मणवाद के साथ क्या हुआ उस समय, जैनिज्म के साथ क्या हुआ करता था, वही सारा कुछ। गुप्ता के समय में वही। आप सोचिए कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, करना एक ही चीज़ है आपको हर जगह, तो आपको तो रट जाएंगे आप ये सब्जेक्ट, और फिर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अरे यहाँ पे ना सब लोग झगड़ा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है तो इसका मतलब फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, कोई एक व्यक्ति वहां पे बॉस नहीं है। तो इस समय इन्वेजन बढ़ेगा बाहर से जरूर। तो आप देखिए इस समय इन्वेजन बाहर से बहुत बढ़ गया। फिर आपको दिखेगा मौर्य के कोलैप्स के बाद
कि अरे फिर से शक्तिशाली कोई नहीं, सब लोग झगड़ा करेंगे तो फिर से फॉरेन इन्वेजन बढ़ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ भी फॉरेन इन्वेजन बढ़ जाएगा क्योंकि फिर हर्षवर्धन के बाद कोई नहीं है। तो ये सब जो है ना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि रॉकेट साइंस भी इंसान ही पढ़ता है और आप सब पढ़ सकते हैं आराम से। जरूरत है बस उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझने का, है ना, आराम से टाइम लेकर के तोड़ तोड़ के समझना है, समय देना है उसके पीछे, तभी जाके आपको मजा आएगा। समझ में आया? चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछिए आराम से, चैट में लिख दीजिए या जैसे भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। है ना, आप करके भी देख सकते हैं। तो चलिए, हमने फिर से अब उसको समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। अब तक हमने क्या सीखा कि सबसे पहले इतिहास के बारे में हमने सीखा कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, क्या जानते हैं हम लोग हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री समराइज कर देता हूं मैं आज का क्लास, समरी ऑफ टुडेज क्लास। आज के क्लास का स्पेशली इन सब चीज़ों का नोट्स नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये खुद से लिखने वाली चीज़ है। जैसे ही इंडस वैली होगा तो हम आज ही आपको इंडस वैली से पहले ही उसका नोट्स दे देंगे। हाँ, ये चीज़ तो बता नहीं भूल गए। देखिए, हमारे पास पढ़ने का क्या सिस्टम है और आप अच्छा इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इंडस वैली है, पैलियोलिथिक एजेस है, वो सारे कुछ टॉपिक अगर स्टार्ट होने वाले हैं तो उसका नोट्स ना, जो बेसिक नोट्स है वो पहले ही दे दूंगा आपको आज ही। तो आज आप थोड़ा सा घर से भी पढ़ के आएंगे, बेसिक नोट्स मतलब एनसीईआरटी के बेसिस से बनाया हुआ, बाकी रेफरेंस बुक को देख के बनाया गया वैसा नोट्स है वो, ठीक है। तो उसको आप हल्का हल्का पढ़ेंगे और फिर क्लास आएंगे कल, तो वो टॉपिक पढ़ाई होगा आपको 1-2 दिन तक और आप समझते रहेंगे उन्हीं नोट्स के साथ। जो क्लास में थोड़ा थोड़ा बोला जाएगा उसको हल्का हल्का नोट कीजिएगा। जब आपका एग्जाम्स का डेट अनाउंस होगा तो हम लोग दूसरे बार मतलब तीसरी बार अब नोट्स देंगे फिर से, जिसको हम लोग कहेंगे एडवांस नोट्स। तो पहला हो गया बेसिक, दूसरा हो गया जो हम लोग क्लास में बोल रहे हैं वो, और तीसरा हो जाएगा आपका एडवांस नोट्स। ठीक, ये सारा कुछ यूट्यूब पे उतना नहीं जाएगा, ठीक है, क्लासरूम मटेरियल है ना, यूट्यूब के लिए प्रमोशन वाला मटेरियल बनता है, तो उसका चिंता नहीं करना है। जो एडमिशन लेगा सिर्फ उसके पास ही रिकॉर्डेड जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। ये सब वीडियो देख करके यूट्यूब में थोड़ी ना व्यूज़ मिलता है। यूट्यूब में व्यूज़ मिलने के लिए थोड़ा सा आपको नाचना गाना पड़ेगा यहाँ पे क्लास में, है ना, सीरियस कंटेंट बनाने से व्यू नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वो चीज़ें हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि आपको पहले वो नोट्स दिया और तीसरा वो नोट्स दे दिया। एडवांस नोट्स एग्जाम से थोड़ा पहले हम लोग देते हैं ताकि आप उसको रिवीजन करो। ज़्यादा बल्कि नहीं रहता है, छोटा रहेगा, टॉपिक टू द पॉइंट लिखा रहेगा ताकि आपका क्वेश्चंस आने का संभावना बढ़ जाए वहाँ पे। तो वी हैव अ सीरियस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री। तो हम समरी देखते हैं कि क्या हुआ आपका। तो पहले हमने हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट समझा। दूसरा कि हिस्ट्री में पढ़ा कैसे जाता है, हाउ टू स्टडी, पढ़ते कैसे हैं। हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट है ना जो हमको पास्ट में जो बीत चुका है उसमें जो रहस्य रह गए हैं, जो सवाल रह गए हैं, उसका जवाब देता है, उसका जवाब देने में हेल्प करता है। और दूसरा, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो बेसिकली हम लोग का अप्रोच ये रहेगा कि किसी भी टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल हिस्ट्री जान लेंगे, सोशल हिस्ट्री जान लेंगे, कल्चरल हिस्ट्री जान लेंगे, रिलीजियस हिस्ट्री जान लेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री जान लेंगे, बस। और भी एक आध कोई हिस्ट्री का एंगल आएगा, साइंटिफिक हिस्ट्री का एंगल आएगा तो वो भी जान लेंगे, ठीक है। तीसरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, जो टॉपिक क्या था अभी दिमाग से निकल रहा है, हाउ टू स्टडी। चलिए उसको स्किप करते हैं, जो हमने टाइमलाइन बनाया था उसको देख लेते हैं। टाइमलाइन कि जो टाइमलाइन हमने बनाया हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग कि कहाँ कहाँ से। जो तीसरा टॉपिक था बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी था, 3 स्टार कर देते हैं उसको क्योंकि उस समय याद नहीं आया था। हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास कैसे बनाया जाता है। तो हिस्टोरियोग्राफी 3 तरीके से मेनली किया जाता है, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, न्यूमिज्मेटिक्स, लिटरेरी एविडेंस, एक और भी तरीका है बड़ा पॉपुलर है, वो भी फॉरेन अकाउंट, फॉरेन अकाउंट्स या फिर ट्रैवलर का अकाउंट। इन सब चीज़ों को देख करके इतिहास बनाया जाता है, ठीक है।
फिर हमने देखा ये 4th था लेकिन उसको 3 लिखा है मैंने कि टाइमलाइन ऑफ वेरियस इवेंट्स। तो इसमें मैंने ये बताया कि जब से ब्रह्मांड बना है तब से लेकर के अभी तक का जो एक पूरा पीरियड है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हेल्प से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। हमारा जो अप्रोच था कि हम लोग इसको सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें, और ह्यूमन हिस्ट्री भी उसका भी टाइमलाइन मैंने आपको हल्का सा बना के दिखाया। इंडिया पे फोकस रखे, उसका टाइमलाइन आप बना सकते हैं बाहर पे ही फोकस रख करके, लेकिन आज क्या है एक ही क्लास में समेटना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने आपको इंडिया पे फोकस करके बताया कि इंडियन हिस्ट्री का क्या टाइमलाइन है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री और ये सारी बातें। तो आज का सार यही रहा कि हम थोड़ा समझ चुके हैं। कल से हम लोग इंडस वैली शुरू करेंगे, कुछ अगर रहा तो पीछे कल रिवीजन में हल्का सा बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं ना उनको तो आज आईडी पासवर्ड हम दे देंगे उनके ऐप का, बाकी सारा कुछ आपको धीरे धीरे ग्रुप पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहीं पे। अब डाउट की बारी है। डाउट नहीं अभी नहीं आ रहा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करके पूछ सकते हैं, 24 घंटे हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे। ये क्लास चलता रहेगा जब तक अब एग्जाम नहीं होता है, तब तक चलता रहेगा। और फिर दूसरा बैच भी स्टार्ट होगा इसके साथ ही, जिसमें झारखंड का अलग से हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हिस्ट्री का क्लास हो जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट साइंस टेक, और 2 क्लासेस चलेगा झारखंड के साथ। चले तो हम लोग मिलते हैं कल। ओके, बाय।